नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। जी हां, कांग्रेस आज बैठक होने जा रही है। हिमाचल की बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है। बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये अहम बैठक होने जा रही है। जो जानकारी मिल रही है, हिमाचल की बची हुई सीटों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। तो कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, ये बड़ी खबर। हिमाचल की बची हुई सीटों पर भी चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की बची हुई सीटों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की बची हुई सीटों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण जानकारी, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अहम बैठक आज होने जा रही है। खासकर हिमाचल की जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी चर्चा होगी। बाकी राज्यों में जो सीटें बची हुई हैं जिन पर प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं उन पर भी चर्चा होगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक जो है वो आज होने जा रही है। हिमाचल की बची हुई सीटों पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होने जा रही है। संभवतः हिमाचल की जो बची हुई सीटें हैं उनको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा संभव है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार कब जो प्रत्याशियों की घोषणा है वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी की अगर बात करें तो सभी सीटों पर, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, सभी सीटों के ऊपर जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं और तूफानी दौरों के बीच लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एक जबरदस्त समर्थन जो है वो यहाँ पर भाजपा को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद अब फील्ड में उतर चुके हैं और लगातार जगह जगह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे भी कई जगह हैं जहां पर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार दौरे पर जो है वो गए हैं और उनकी तरफ से भी दावा यही किया जा रहा है कि जबरदस्त समर्थन जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो ऐसे में जो सीट की बैठक है, लगातार ये देखा जा रहा था कि वो बैठक जो है कब हो सकती है, क्योंकि पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि सीट की बैठक हो सकती है, ऐन समय पे उसे टाल दिया गया। फिलहाल अभी कांग्रेस की तरफ से जो पेच फंसा हुआ है, जो जिन सीटों पर जो है वो चुनौती कांग्रेस जो है वो यहाँ पर देख रही है, तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा आधार रहने वाला है, यानी कि जीत फैक्टर जो है वो आधार रहने वाला है। तो हर समीकरण को देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि जो जातिगत समीकरण हो वो पूरी तरह से फिट बैठे, जिससे उनका प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर जीत अपनी सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे में पार्टी किसी तरह की कोई रिस्क जो है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा जो है वो, कांग्रेस का दावा है कि वो बहुत भारी है और ऐसे में भाजपा को विधायकों की जरूरत है। तो निश्चित रूप से साख का सवाल जो है वो दोनों के लिए बना है। सीसी की बैठक में ये तमाम चीजें जो है वो फाइनल होनी है। इसको लेकर नेता जो है वो जमीनी स्तर पर तैयारी जरूर कर रहे हैं। आज ये अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री जो है वो अब इस बात की चिंता है कि क्या ये जो प्रत्याशियों का चयन है ये सही हो, जिससे कि जीत जो है वो कांग्रेस की यहाँ पर सुनिश्चित हो सके, क्योंकि राज्य में भी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी हुई है। लिहाजा आज पूरी उम्मीद है कि बाकी बचे जितने भी जो टिकट हैं आज उनका फाइनल जो है वो यहाँ पर हो सकता है, जिससे चुनाव प्रचार और तेजी जो है वो यहाँ पर पकड़ सकता है। और उसके बाद जो जीत के दावे हैं वो भी देखना होगा कि किस तरह से चीजें जो है वो रहती हैं। फिलहाल सीसी की बैठक जो है आज होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल विकास, बने रहिए आप हमारे साथ, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं। और फिलहाल बता दें, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज ये होने जा रही है। और करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस बीच विधानसभा उपचुनाव को लेकर आ रही बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उपचुनाव को लेकर सुजानपुर से कैप्टन रणजीत राणा को टिकट दिया गया है। गगरेट से राकेश कालिया को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कुटलेर से विवेक शर्मा को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर, बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार जो है वो होना है। तो विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर,
विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विकास विधानसभा उपचुनाव को लेकर 3 प्रत्याशियों की तो घोषणा यहां पर कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल बाकी सीटों पर इंतजार है प्रत्याशियों की घोषणा का। देखिए अंजलि, क्योंकि अभी विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस ने पहल करते हुए, क्योंकि ये पहले देखा गया था कि बीजेपी की तरफ से सभी प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो होने के बाद अब लगातार ये रणनीति बनाई जा रही थी कि आखिरकार कौन ऐसे विनेबिलिटी जो कट्टर है, यानी जीत का जो कट्टर है, ऐसे कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। तो लगातार ये चर्चाएं चल रही थी। जो ये 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से तय माना जा रहा था कि जो विवेक शर्मा है, जो कि कुटलैहट से उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है, इनका नाम लगभग तय माना जा रहा था। मैच औपचारिक घोषणा जो है वो यहाँ पर चर्चा चल रही थी। इसके अलावा जो कैप्टन रणजीत सिंह राणा है, क्योंकि इनका भी नाम जो है वो चल रहा था पहले से ही कि क्या ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले भाजपा में थे, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है। और ऐसे में गगरेट से जो है राकेश कालिया, जिनका नाम अब उनका प्रत्याशी जो है उनको कांग्रेस ने यहाँ पर बनाया है, तो ये तीनों नाम जो है वो विधानसभा के उपचुनाव के लिए है। लेकिन अभी भी 3 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारने हैं, जिनमें लाहौल स्पीति सीट है, धर्मशाला सीट है, बड़सर सीट, तो इन तीनों ही सीटों पर अभी भी मथापच्ची जो है वो चल रही है कि आखिरकार विनेबिलिटी के आधार पर, यानी जीत के आधार पर कौन ऐसा सशक्त दावेदार जो है वो यहाँ पर हो सकता है, सशक्त प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर हो सकता है। उसका चयन जो है वो सीसी की बैठक के जरिए आज तस्वीर साफ होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी चर्चाएं जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन अभी भी लोकसभा के जो 2 सीटें हैं, यानी जिनमें अगर हमीरपुर की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो इन 2 सीटों पर अभी भी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं उतारे जा पा रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल पूरी तरह से जो मंथन है, चिंतन है, वो किया जा रहा है कि विनेबिलिटी के आधार पर जो है यहाँ से प्रत्याशियों को उतारा जाए, जिससे कांग्रेस की राह जो है वो यहाँ पर आसान हो सके। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, राज्यसभा चुनाव के बाद क्रॉस वोटिंग हुई और उसके अंदर जो है चीजें बदल गई और जिसके बाद बगावत जो है वो कांग्रेस के भीतर हुई और कांग्रेस के जो बगावत करने वाले जो विधायक थे वो भाजपा में शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम को जो है आगे आने वाले समय के साथ साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। विधानसभा में 6 सीटें जो है वो खाली हो चुकी हैं, आयोग ने उनको घोषित किया गया था। उसके बाद 3 जो निर्दलीय विधायक थे उनके भी इस्तीफे यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन इस्तीफे के अंदर अभी पेच फंस गया है। वहां पर विधानसभा स्पीकर ने अभी 3 इस्तीफे जो है उसकी स्वीकार नहीं किए हैं। ज्यादा उन 3 सीटों पर चुनाव जो है वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सिटिंग एमएलए को चुनाव लड़वाया जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उन सीटों पर भी उपचुनाव जो है वो होगा। तो ऐसे में अब कई तरह के समीकरण जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। चर्चाएं बहुत तेज है कि कांगड़ा से जो है वो लोकसभा सीट के लिए किसे उतारा जाए, क्या कोई ब्राह्मण नेता यहाँ पर हो सकता है, आरएस वाली का नाम चल रहा है और साथ में ही उप मुख्यमंत्री निवेश अग्निहोत्री का भी नाम चल रहा है। ऐसे में हमीरपुर सीट से जो है वो किसको आगे किया जाए, क्या जो सतपाल रायजादा जो कि ऊना से सदर से जो विधायक भी रहे हैं पूर्व में, क्या उनका नाम जो है वो यहाँ पर फाइनल होता है, ये भी तस्वीर देखने वाली होगी। इसी तरह से चुनाव के लिए भी क्या दाव जो है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चलती है, ये भी देखना होगा। लेकिन आने वाले समय में और भी रोचक मुकाबला जो है वो होता हुआ जरूर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी, और कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सुजानपुर से कैप्टन रणजीत राणा को टिकट दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि गगरेट से राकेश कालिया को प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाए हैं और कुटलैहट से विवेक शर्मा को टिकट दिया गया है। तो बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने 3 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। मंडी दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह। जी हां, मंडी दौरा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का आज सरकाघाट क्षेत्र का दौरा करेंगे, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो मंडी दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह आज सरकाघाट क्षेत्र का दौरा करेंगे। विक्रमादित्य सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, मंडी दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह तो आज सरकाघाट क्षेत्र का दौरा करेंगे विक्रमादित्य सिंह। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। मंडी दौरे पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह
आज रहने वाले हैं। तो मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनावी जनसभा को संबोधित विक्रमादित्य सिंह करेंगे। मंडी दौरा बेहद महत्वपूर्ण, लोगों के बीच आज पहुंचेंगे विक्रमादित्य सिंह, जनसभा को भी संबोधित आज करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक सराहनीय कदम है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए लोगों में भ्रम फैलाने की नाकाम कोशिश में एक बार फिर से विफल हुए। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है। बार बार जनता के दरबार में जिस विपक्ष को ठुकराया जाता है वो ईवीएम को आरोप लगाकर कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा वहां पर फोड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं। और विपक्ष से मेरा इतना ही अनुरोध रहेगा, चुनाव लड़ना है तो मुद्दों पर लड़ें, विचारधारा पर लड़ें। हम लोग भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी जी के ईमानदार नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये है मोदी सरकार की पहचान। दूसरी ओर विपक्ष के भ्रष्टाचार, चाहे उनके यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया हो, चेहरे वही हैं, सोच वही है, काम वही है और जनता इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश में तो छोड़िए, मंडी जिले में भी मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं किया। वो केवल सराज क्षेत्र के मुख्यमंत्री थे और साथ ही सराज में जयराम ने इतने आलीशान भवनों और हेलीपैड्स का निर्माण करवाया जो आज के समय में किसी भी काम के नहीं है। इतने बड़े बड़े आलीशान रेस्ट हाउस और इतने ज्यादा जो है वो हेलीपैड सिराज के अंदर बना दिए। एक और कहते हैं कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था, मंडी का मुख्यमंत्री था, मगर हमें ये बात कहते हुए दुख है। और ऐसा नहीं है कि सिराज के लोगों के साथ हमारा कोई बैर है। मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, जयराम जी आपके सिराज में इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह क्या चीज है। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी सिरमौर दौरे पर रहे, जहां पर इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रचार किया। वहीं उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र के जमटा में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है और साथ ही शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत का दावा किया। मैं समझता हूं बहुत, आप देख सकते हैं किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है और मैं समझता हूं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं 15 महीने में, जो सरकार ने जो काम किया है उसका ये रिस्पांस मिला है। ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने जिस तरह से हर जन को, हर हिमाचली को अपने दिलों में बसाया है और उनके द्वारा जो ये काम हिमाचल को आगे ले जाने का किया जा रहा है, यही दर्शाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल हुआ है। तो इस तरह के रैलियां तभी हो पा रही है क्योंकि आम जन इस बात को समझ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और मैं मानता हूं कि इससे आप रिजल्ट के तौर पे हिमाचल की तरफ से एक मैंडेट मिलने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है।
उधर आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राजीव बिंदल की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी है तो वो सरकार स्थिर रही है, लेकिन वहीं बीजेपी की मानसिकता सरकारों को अस्थिर करने की है, जिसका उदाहरण देश के कई राज्यों में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है बिल्कुल निराधार है। और मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व में जब भी कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो हमेशा स्थिर सरकार जो है देश को मिली है। और ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता है। वो एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जो इन्होंने जिस तरह से घटनाक्रम को जो अंजाम देने की कोशिश करी हिमाचल प्रदेश में भी, जिसमें वो असफल रहे, ये मानसिकता दर्शाता है। और राजीव बिंदल जी का ये बोलना जो है ये बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं है। आज सत्ता के लालच में वो नैतिकता को खो चुके हैं और इस स्तर पर आ चुके हैं कि आज उनको सिर्फ सत्ता मोह ही दिख रहा है। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का पहला मकसद साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना और साल 2032 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता जनभावनाओं को राजनीति की मंडी में खरीदने वाले पार्टी को सबक सिखाएगी। आप लोग हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे, पर उसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का हौसला अगर हमारे साथ खड़ा होगा निश्चित तौर पर इसको हम अचीव करेंगे। फिर विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग का प्रमुख विजयपाल ने दरअसल चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, जिसके लिए शिमला में वॉर रूम बनाया गया है। साथ ही सभी मीडिया कोऑर्डिनेटर सतर्क हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 6 बागी विधायकों ने पैसे का खेल खेलकर प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाकर कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। प्रदेश में जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और जो 4 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमारा शिमला में वॉर रूम बन चुका है। सारे मीडिया कोऑर्डिनेटर्स सतर्क हैं। ब्लॉक लेवल पे सभी प्रत्याशी जाके पहली दौर की मीटिंग कर चुके हैं और सभी विधानसभा क्षेत्र और सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारे मंत्री, एमएलए पंचायत स्तर पे जाके काम कर रहे हैं। इस बार जो हमारी रणनीति वो ग्लोरीफाइड रैलीज के बजाय धरातल पे हिमाचल की जनता को ये समझाना है कि ये धनबल बनाम जनबल है। ये इसलिए धनबल बनाम जनबल है क्योंकि एक तरफ वो 6 बागी विधायक जो पैसे का खेल खेल के हिमाचल प्रदेश के विकास को रोड़ा बनाने के लिए सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर चुके हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस पूरे खेला के किंग पिन थे जिसमें वो पूरी तरह असफल हुए हैं। और जहां तक वो कहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी देरी से उतार रही है या इसके लीडर लड़ना नहीं चाहते हैं, अरे हमने ऐसे शक्त प्रत्याशी आपको लोकसभा में विक्रमादित्य सिंह और सुल्तानपुरी जी के रूप में दिए कि आपके इस बार ये दोनों लोकसभा क्षेत्र हाथ से जाने वाले। उधर बीजेपी प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने दरअसल प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो आम आदमी की जरूरत को समझते हैं और व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हिमकेयर योजना का भुगतान रोककर प्रदेश के जरूरतमंद मरीजों का इलाज रोक दिया है। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ लोगों को न मिलने से अब हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ही चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 माह में जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा गई हैं। आयुष्मान भारत के साथ हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना, जिससे गरीब व्यक्ति अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज सस्ते में करवा सकता था,
वो आज पूर्ण रूप से लड़खड़ा गई है। बजट ना होने के कारण गरीब लोगों को अस्पतालों में इस योजना का लाभ मिलना बंद हो गया है। प्रदेश सरकार के ऊपर करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो अस्पतालों को देने के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और सरकार जो है इस मामले में पूर्ण रूप से इस योजना को बंद करने पर उतारू लगती है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल के स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा संस्थान आईजीएमसी, उसी का लगभग 300 करोड़ रुपया हिम केयर योजना का सरकार को देने के लिए है। और जिस प्रकार से बजट का प्रावधान सरकार ने किया है उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गरीबों के लिए एक जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रारंभ की गई थी वो बंद होने के कगार पर है। उधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजीव किमटा ने दरअसल बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने झूठे वायदे करके जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी अपने 10 सालों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच नहीं जा रही है, बल्कि हिंदुत्व और कुछ बिना कारण के मुद्दों को चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान समझ सकता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ना केवल एक वर्ग के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, चाहे वो उसमें यूथ हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक लोग हो, उन सभी के लिए है। हमने गारंटी दी है। और इतना ही नहीं, रोजगार को लेकर भी जिसमें घोषणा पत्र है कि अल्टीमेटली जो दिहाड़ी है वो 400 रुपए की जाए और जो यहाँ पर किसान है उन्हें जो सब्सिडाइज दी जाती थी उनकी आय बढ़ी जाए और इसी तरह सब वर्ग के और जो युवा है उनको जो रोजगार दिया जाए। अगर अब पूरा हिंदुस्तान समझ सकता है कि आज जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, भाजपा से बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो काम आज 10 साल में जो मोदी सरकार है वो ये बात नहीं करी कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। आज वो या तो मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है, मस्जिद के नाम पर जो वोट कर रही है, हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज जनता के बीच उनको अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया। तो मुझे लगता है कि 10 साल में जो उन्होंने एक मोदी की जो सो कॉल्ड गारंटी थी उसमें फेल हुए। उधर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार 10 सालों से सत्ता पर काबिज है, वो अपने 10 सालों के कार्यों का हिसाब जनता के सामने रखे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वर्ष 2014 से 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता से जो वायदे किए थे, जो सपने जनता को दिखाए, वो कितने पूरे किए, बीजेपी को इसका हिसाब जनता को देना चाहिए। ये है कि 10 साल तक देश में सत्ता किसके पास है? भाजपा के पास और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 2014 से और 2019 में जो देश के लोगों से वादे किए, जो सपने दिखाए, आज ये समय है कि उन चीज़ों को बताने का। आज आप 10 साल बाद दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का धर्म है कि आप बताएं कि आपने इन 10 सालों में उन सभी चीज़ों का, उन सभी वादों का और वो जो सपने थे जिसको कई बार आपने जुमलों के तौर पे भी लोगों ने लिया कि वो तो केवल जुमले थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसको गिनाने की बात करें तो आपके 15 लाख लोगों के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष युवा साथियों को मिलेंगे और देश में विकास की बात थी, महंगाई और बेरोजगारी पे काम करने की बात थी। आज ये समय है कि आप देश को अपनी कारगुजारी, अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का समय भाजपा का है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक।